हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 1। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, भूमिका क्या है इसकी। पहले भूमिका हम लोग समझा जाएगा, फिर आगे कुछ इसके प्रयोगों के बारे में समझेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भूमिका, इंट्रोडक्शन। विद्युत तथा चुंबकत्व काफी लंबे समय तक अलग अलग तथा असंबद्ध परिघटनाएं मानी जाती रही हैं। विद्युत और चुंबकत्व यह लंबे समय तक दोनों अलग अलग के रूप में स्वीकार किया जाता। विद्युत को अलग से अध्ययन किया जाता था, चुंबक को अलग से अध्ययन किया जाता था। दोनों असंबद्ध थे, दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। ऐसा माना जाता था कि विद्युत और चुंबक आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, ये दोनों असंबद्ध हैं, दोनों में आपस में कनेक्शन नहीं है। विद्युत तथा चुंबकत्व काफी लंबे समय तक अलग अलग तथा असंबद्ध परिघटनाएं मानी जाती थी। लेकिन 19वीं सदी में क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक के दशकों में, ठीक है, 1800 ईस्वी से 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में वैज्ञानिक ऑस्टेड, एम्पियर और कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विद्युत धारा पर किए गए प्रयोगों ने यह प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं। ठीक है, विद्युत और चुंबकत्व जो हैं परस्पर संबंधित हैं। यह बातें जो हैं प्रयोग के द्वारा ऑस्टेड और एम्पियर ने प्रूव किया, सिद्ध किया। तो आप देख रहे हैं कि पहले माना जाता था कि विद्युत और चुंबक दो अलग अलग चीजें हैं, ये असंबद्ध हैं, आपस में इनका कोई जुड़ाव नहीं है। लेकिन 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में वैज्ञानिक ऑस्टेड, एम्पियर और कुछ अन्य वैज्ञानिकों द्वारा करंट पर, इलेक्ट्रिक करंट पर, विद्युत धारा पर किए गए प्रयोग के द्वारा यह प्रमाणित हुआ कि विद्युत और चुंबक, विद्युत तथा चुंबकत्व परस्पर संबंधित हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने ज्ञात किया कि गतिमान, ठीक है, उन्होंने ज्ञात किया कि गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यह प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया, प्राप्त किया कि अगर किसी तार में करंट फ्लो हो रहा है, धारा बह रही है, बिजली बह रही है, तो उस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। उन्होंने ज्ञात किया कि गतिमान विद्युत आवेश, कहीं पर भी गतिमान विद्युत आवेश हैं तो वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यह उन्होंने ज्ञात किया। जैसे उदाहरण के लिए, विद्युत धारा अपने पास रखी हुई एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। अगर किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके पास कोई चुंबकीय सुई रखी है, तो वह चुंबकीय सुई हिलने लगेगी। चुंबकीय सुई हिलने का मतलब है कि उस पर चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। ठीक है, तो जब किसी तार में धारा बहेगा तो वह जो है चुंबक की तरह काम करने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र उस तार के चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा। और वहीं पर जब चुंबकीय सुई रखेगी तो वह चुंबकीय सुई पर प्रभाव दिखने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव चुंबकीय सुई पर दिखने लगेगा, जिससे वह विक्षेपित होगी। तो विद्युत धारा अपने पास रखी हुई एक चुंबकीय सुई को विक्षेपित करती है। इससे एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है, क्या इसका विपरीत प्रभाव संभव है? कहने का मतलब है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो क्या चुंबक के द्वारा भी विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है? चुंबक के द्वारा भी विद्युत को उत्पन्न किया जा सकता है। यह हमें सीखना है,
कि कैसे जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो धारा के प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो क्या चुंबक के प्रभाव से धारा उत्पन्न हो सकती है? ठीक है, यह हमें जानना है इस चैप्टर में। क्या गतिमान चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? ठीक है, गतिमान आवेश जो हैं, गतिमान विद्युत धारा जो हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो क्या गतिमान चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? क्या प्रकृति विद्युत और चुंबकत्व के बीच इस प्रकार के संबंध की अनुमति देती है? ठीक है, प्रकृति जो है, नेचर जो है, वह विद्युत और चुंबकत्व के बीच इस प्रकार के संबंध की अनुमति देती है कि गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, तो क्या गतिमान चुंबक विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, इसका उत्तर एक निश्चित हाँ है, यह संभव है। जिस तरह से गतिमान विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, ठीक गतिमान चुंबक भी विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। लगभग सन 1930 में, ठीक है, 1830 में, 19वीं शताब्दी 1830 मतलब 1800 से लगभग सन 1830 में माइकल फैराडे द्वारा इंग्लैंड में तथा जोसेफ हेनरी द्वारा अमेरिका में किए गए प्रयोगों ने स्पष्ट रूप से दर्शाया कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो 1830 में माइकल फैराडे द्वारा इंग्लैंड में यह सिद्ध किया गया और जोसेफ हेनरी द्वारा अमेरिका में। इन्होंने प्रयोगों द्वारा स्पष्ट किया कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र बंद कुंडलियों में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तन किया जाए तो यह कुंडलियों में धारा उत्पन्न कर देता है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न हो जाती है। यह उन्होंने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। इस अध्याय में हम परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आपको परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में बताया जाएगा और इनमें निहित सिद्धांतों को समझेंगे। जो भी इनके सिद्धांत होंगे, फार्मूला होंगे, उन सब चीजों को आपको बताया जाएगा। यह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे उचित रूप से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यह जो घटना घट रही है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रही है, चुंबकीय क्षेत्रों के द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, इस घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, वह परिघटना जिसमें चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उसे उचित रूप से वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब फैराडे ने प्रथम बार अपनी इस खोज को सार्वजनिक किया कि चालक तार से बने लूप तथा दंड चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने पर लूप में क्षीण धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब फैराडे ने पहली बार अपनी खोज के बारे में लोगों को बताया, अपनी खोज को सार्वजनिक किया कि चालक तार में से बने लूप, ठीक है, चालक तार से बने लूप और दंड चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने पर, सापेक्ष गति का मतलब या तो चालक तार से बना हुआ लूप गति करे, चुंबक स्थिर हो, या फिर चुंबक गति करे, चालक तार स्थिर हो। अगर ऐसा करेंगे तो लूप में क्षीण धारा उत्पन्न होती है, लूप में धारा बहती है। तब उनसे पूछा गया कि इसका क्या उपयोग है। फैराडे का उत्तर था नवजात शिशु का
क्या उपयोग होता है, नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो नवजात शिशु मतलब अभी जो खोज हुआ है, डिस्कवरी हुई है, इसका यूज जो है आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो यह एक शुरुआत है। ठीक है, तो फैराडे ने कहा नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है, वो तो बाद में यूज होता है जब वो बड़ा होता है। इसीलिए जो है उन्होंने चुंबक से धारा उत्पन्न होता है, यह बातें उन्होंने प्रूव किया और आगे चलकर इससे बहुत सारे डिवाइस बने। इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखें, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण केवल सैद्धांतिक या शैक्षिक रूप से उपयोगी घटना नहीं है, बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से विद्युत न हो तो विद्युत प्रकाश न हो, ट्रेन न हो तो टेलीफोन न हो और कंप्यूटर न हो। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है, इसका यूज सैद्धांतिक या शैक्षिक रूप से उपयोगी परिघटना ही नहीं है, बल्कि इसका व्यवहारिक दृष्टि से भी बहुत यूज है। जैसे कि अगर विद्युत नहीं होगा तो विद्युत प्रकाश नहीं होगा, ट्रेन न हो, टेलीफोन न हो, कंप्यूटर न हो। ठीक है, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंड हैं। फैराडे और हेनरी के इन पुरोगामी प्रयोगों ने ही आधुनिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर के विकास को संभव बनाया है। ठीक है, तो जो बातें फैराडे ने कहा था कि नवजात शिशु का क्या उपयोग होता है, ठीक है, वो उसका उपयोग आप देख रहे हैं कि आगे चलकर पूरा यूज हो रहा है। कि प्रयोगों ने ही, फैराडे और हेनरी के इस, ठीक है, प्रयोगों ने ही आधुनिक जनरेटरों, ट्रांसफार्मरों का विकास को संभव बनाया। आज की सभ्यता के विकास में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज एक अहम भूमिका निभाई है। ठीक है, तो आज की जो सभ्यता है उसके विकास में, उसके डेवलपमेंट में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण खोज ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो यह आपका अध्याय 6 था, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसके भूमिका के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे फैराडे और हेनरी ने प्रयोग किया था, उस प्रयोग के बारे में समझेंगे। थैंक यू।